प्रिय मित्रों, जय हिंद, नमस्कार। चलिए आज करते हैं फिर आपस की बात। मैंने कल 28 अगस्त 2021 को एनडीटीवी न्यूज़ चैनल पर देखा कि करनाल में एक एसडीएम पुलिस वालों को ड्यूटी देते हुए ब्रीफिंग दे रहे हैं। वीडियो में सुनाई पड़ रहा है क्या? सिंपल है, जो भी हो यहाँ से कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि सिर फोड़ देना। मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ, लिखित में बता रहा हूँ, सीधे लठ मारना सिर पर। कोई डाउट? कोई जाएगा इसे ब्रीच करके? सीधे उठा करके मारना पीछे से। कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, यहाँ से कोई बंदा नहीं जाना चाहिए। अगर जाए तो उसका सिर फूटा होना चाहिए। और बाद में यही होता है, किसान आगे हो रही सीएम की मीटिंग में अपना बयान देना चाहते थे, अपना ज्ञापन देना चाहते थे। पुलिस एक्शन होता है बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज में, और नतीजन हम देखते हैं किसानों के सिर फूटे हुए, लहूलुहान, और करीब 100 किसानों को हिरासत में ले लिया जाता है। ठीक उसी समय दूसरी ओर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करीब 200 किलोमीटर दूर अमृतसर में आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व हुए जलियांवाला बाग में हुए गरीब भारतीयों के ऊपर नरसंहार पर भाषण दे रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था, 100 साल पहले जनरल डायर ने निहत्थे भारतीय स्वतंत्रता सैनिकों पर गोली चलाने का हुक्म दिया था, और आज उसी ब्रिटिश साम्राज्य की तर्ज पर करनाल में लाठीचार्ज कर सिर फोड़ने का ऑर्डर दे दिया गया, एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के द्वारा। बोतल वही, शराब वही, सिर्फ लेबल बदला हुआ। यही वो बात है जो मैं अपने आपसे बात करते हुए कहता हूं। परिवर्तन नहीं होता, बोतल वही होती है, शराब वही होती है, लेबल बदल दिया जाता है, मात्र नाम बदला गया। ब्रिटिश साम्राज्य से भारतीय प्रजातंत्र 1947 से, परंतु आज उसी प्रजातांत्रिक देश में प्रजातंत्र की प्लेटिनम जुबली यानी 75वीं वर्षगांठ के शुभारंभ पर, उसी शुभारंभ के महीने में अगस्त में ये सब कुछ। प्रजा तो तब भी गोलियां लाठी खाती थी, आज भी खाती है। मित्रों, मेरा जीवन अध्यापन में बीता। 43 वर्ष तक पहली क्लास के बच्चों को, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को और दिल्ली विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन के बच्चों का इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज पढ़ाने में बीत गया मेरा। मैं उपरोक्त घटना से व्यथित हो गया हूँ। हालांकि अन्य नौकरियों जैसे बैंक पीओ वगैरह के भी मैंने एग्जाम पास किए, डायरेक्ट सिलेक्शन मेरा हुआ, लेकिन अध्यापन छोड़ने को मेरा मन नहीं माना। मित्रों, मैं जो कुछ आगे कहना चाहता हूं उसके लिए मैं 2 उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, इसलिए कि ये दोनों वेरीफाइड हैं, दोनों एनसीईआरटी तथा दिल्ली विश्वविद्यालय की टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, प्रमाणित हैं। पहला है 1990 से 2005 के समय में दिल्ली विश्वविद्यालय की टेक्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी इंग्लिश पार्ट 1, जो बीए पास कोर्स प्रथम वर्ष के लिए थी। इसमें एक लेख था, डेड मैन इन द सिल्वर मार्केट बाय ऑब्रे मेनन। इस लेख में सिल्वर मार्केट है। वो सिल्वर मार्केट कौन सी है? दिल्ली की चांदी की सर्राफा मार्केट, दरीबा कला, चांदनी चौक। और समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। जुलूस निकल रहा है, स्वतंत्रता सेनानियों का हाथ में तिरंगा लिए हुए, और एक पुलिस ऑफिसर जुलूस के आगे तिरंगा लेकर चल रहे एक बूढ़े बुजुर्ग की छाती में गोली मारता है। बिना कोई वार्निंग, बिना कोई चेतावनी दिए हुए बूढ़ा तड़पने लगता है, वो मर जाता है। जुलूस गोली की आवाज सुनकर के तितर बितर हो जाता है। संयोग से लेखक को शाम को अपने एक मित्र तथा गोली चलाने वाले उस अंग्रेज पुलिस ऑफिसर के साथ में डिनर करने का चांस मिलता है। डिनर में पुलिस ऑफिसर लेखक को पहचान लेता और कहता है, तुम डर करके पब्लिक पेशाब घर में छुप गए थे ना? चाहता तो तुम्हें भी गोली मार सकता था। लेखक पूछता है कि तुमने वार्निंग क्यों नहीं दी और पैर में गोली मारने की बजाय छाती में गोली क्यों मारी? उस बूढ़े बुजुर्ग को इंस्पेक्टर हंसता है और कहता है, इंस्पेक्टर यानी वो अंग्रेज इंस्पेक्टर, वो कहता है, उस बूढ़े को तड़पते और मरते हुए देख करके अच्छा लगता था, और अन्य जुलूस पर भी दहशत मैंने बैठा दी और सब भाग गए। लेखक को पता चलता है यह अंग्रेज इंस्पेक्टर असल में इंग्लैंड की गलियों का एक गुंडा था। अपने साथियों के साथ छीना झपटी करता था, लड़कियों को छेड़ता था। कई बार तो मजिस्ट्रेट ने इनको छोड़ दिया वार्निंग देकर के, परंतु अंत में सबको सजा सुनाई।
सजा क्या थी? या तो इंग्लैंड की जेल में 5 साल रहो और बामुशक्कत सजा है, मेहनत करो, या फिर भारत में पुलिस इंस्पेक्टर बनकर के चले जाओ 5 वर्ष के लिए और 5 वर्ष ब्रिटिश सरकार की सेवा करो। उसके बाकी साथी भारत नहीं आना चाहते थे, उन्होंने तो 5 वर्ष की जेल मांग ली, परंतु उपरोक्त पुलिस इंस्पेक्टर जो वहां का गुंडा मवाली था, उसने 5 वर्ष भारत में पुलिस इंस्पेक्टर बनकर के सेवा करना मांगा और पुलिस अफसर बनकर के भारत में आया, पुलिस की वर्दी पहन करके लॉ एंड ऑर्डर संवारने के लिए। जी, तो मित्रों, अब पता चला कि ब्रिटिश अधिकारी जो भारत में सेवा करते थे वो कौन थे, वहां के क्रिमिनल्स और कूड़ा। अब अगला उदाहरण है सीबीएसई की अप्रूव्ड टेक्स्ट बुक, जो पूरे भारत में आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं। पुस्तक है 10वीं कक्षा की इंग्लिश टेक्स्ट बुक, नाम है इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज चैप्टर 2 और इसका टाइटल है मिसिस पैकलटाइड्स टाइगर और लेखक हैं एच मुनरो, जिनका पेन नेम है साकी। इसकी नायिका कौन है? वो है भारत में सर्व कर रहे किसी ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी और उसका नाम है पैकलटाइड। अन्य अफसरों की पत्नियां हैं मिसिस लूना विम्बल्टन और मिस मैबिन। इनके पति इनको खूब पैम्पर करते हैं ताकि ये खुश रहें, उनके साथ रहें, इधर उधर ना जाएं। इनके ऊपर खूब पैसा लुटा करके और ये पैसे से इधर उधर खर्च करती रहती हैं और एक दूसरे को दिखाने में, अपने पैसे की धाक जमाने में, कोई तो हवाई जहाज में पायलट के साथ में बैठ के चक्कर लगाती है, तो कोई उस जेलेसी में शेर की डेड बॉडी के ऊपर बंदूक रख करके, अपना पैर रख करके फोटो खिंचवा करके अखबार में छपवाने के लिए अनाप शनाप वो खर्च करती है। कहानी तो शेर के शिकार पर है ताकि सिर्फ वो अपनी सहेली पे धाक जमा सके कि ये शेर मैंने मारा, मैं तुमसे ज्यादा बहादुर हूं। परंतु यदि उस समय की हम स्टडी करें तो पता चलेगा कि ब्रिटेन के युवा भारत में बिल्कुल नहीं आना चाहते थे नौकरी करने के लिए। क्यों? यहाँ की जलवायु बहुत गर्म थी। दिल्ली में गर्मी में उन्हें दस्त पेचिश हैजा हो जाता था, जिसको वो कहते थे दिल्ली बैली, इस बीमारी का नाम, यानी पेट खराब हो जाना। इंग्लैंड में जो बार बार फेल होते थे, वहां उनको कोई काम नहीं मिलता था, नौकरी नहीं मिलती थी, वो गुंडे मवाली थे, वही भारत में आकर के नौकरी करते थे, किसी तरह से राजी हो जाते थे। उन्हें यहाँ पर पुलिस अफसर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह बना दिया जाता था और उन्हें 5 वर्ष का बॉन्ड भरना होता था या 10 साल का कंपल्सरी तौर पर यहाँ रहने के लिए। वे आ तो जाते परंतु आकर के पछताते थे, वापिस भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बॉन्ड भर दिया था। दिल्ली का जो सिविल लाइन एरिया है ना, आज 30 हजारी अदालत के सामने, वहां पर आज भी कुछ बंगले बने हुए हैं, जर्जर हालत में है। ये वो जगह है सिविल लाइन एरिया जहां पर ये ब्रिटिश ऑफिसर रहा करते थे। मैंने अन्य पुस्तकों का अध्ययन करके ये पाया कि जब ये ब्रिटिश अफसर 5 या 10 वर्ष का बॉन्ड भर करके यहाँ जाते थे और पछताते थे क्योंकि इंग्लैंड की कोई लड़की उनसे शादी करने के लिए सहमत नहीं होती थी, परंतु कभी कभी कई ऐसी अंग्रेज लड़कियां जो सुंदर नहीं होती थीं या विधवा होती थीं, तलाकशुदा होती थीं, वो यहाँ पर आ जाती थीं प्रोस्पेक्टिव शादी के उसमें कि इनमें से किसी से शादी हो जाएगी। यहाँ पर इनसे शादी के सिलसिले में जब आती थी तो इन अफसरों में उनसे शादी करने की होड़ मचती थी। कईयों के विवाह तो हो जाते थे, कई कुंवारे रहते थे और जो कुंवारे रहते थे वो अपने दोस्तों की पत्नियों पर डोरे डालते रहते थे और ये अपनी पत्नियों को खुश रखने के लिए उन पर खूब पैसे खर्च करते रहते थे। और मिसिस पैकलटाइड और लूना विम्बल्टन भी वो एग्जाम्पल हैं। ये अंग्रेज अफसर खूब रिश्वत लेते थे ताकि अपनी पत्नियों को खुश करके अपने साथ रख सकें। ब्रिटिश सरकार तो चाहती थी कि ऊपर की अफसरशाही तो अंग्रेजों के हाथ में रहे और नीचे की जो सबऑर्डिनेट जो छोटी नौकरियां हैं, जैसे ड्राइवर है, चपरासी है, सहायक है, क्लर्क है, असिस्टेंट है, पुलिसमैन है, ये रहे भारतीयों के हाथ में। इसके लिए वो एक परीक्षा आयोजित करते थे ऊपर की नौकरियों के लिए, जिसमें लगातार सभी ब्रिटिश कैंडिडेट होते थे लगभग। हाँ, कुछ चांस मिल जाते थे जो दूसरे देशों के, जो कॉमनवेल्थ कॉलोनियल देशों के जो कैंडिडेट होते वो भी बैठ सकते थे। इसका नाम था इंपीरियल सिविल सर्विस यानी ICS। ये परीक्षा पास करके अंग्रेज युवा भारत तथा अन्य कॉमनवेल्थ देशों में ऊंचे ओहदे जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM,
पुलिस के ऊंचे रैंक के अफसर जैसे पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डायरेक्टर, कलेक्टर वगैरह पर छोटी उम्र में ही आ जाते थे। ये इसलिए था कि इनमें अंग्रेजों का खून था और ये भरोसे के लायक थे, कोई विद्रोह नहीं हो सकता था। ये जितने सख्त और रोबीले होते थे उतना ही इनका प्रमोशन जल्दी होता था, सर्विस रिकॉर्ड अच्छा बनता था। ये ही वे लोग थे जो भारतीयों पर खूब सख्ती करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, उन्हें कुचलते थे, खूब भ्रष्टाचार करते थे। फिर ये यहाँ से रिश्वत और खूब पैसा कमा करके, भ्रष्टाचार करके अपने देश वापस लौट जाते और यहाँ से लूटे गए धन से खूब मौज करते और वहाँ पर जायदाद बनाते। 15 अगस्त 1947 को देश तो आज़ाद हो गया, देश का अपना संविधान भी बन गया, परंतु ये समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों ये वाली जो उपरोक्त प्रक्रिया है परीक्षा की, ये नहीं बदली गई। हाँ, सिर्फ बदल दिया गया नाम, आईसीएस तो रहा, परंतु इंपीरियल सिविल सर्विस से ये बन गया इंडियन सिविल सर्विसेज। यही वह सिस्टम है जिसके लिए हमारे युवाओं में इतना आकर्षण है, इतनी आपाधापी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी इसकी परीक्षाएं तथा इंटरव्यू आयोजित करता है प्रतिवर्ष और लगभग 500 से 700 युवा लड़के लड़कियां इसे पास करके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वगैरह वगैरह में लिस्ट इनकी बन जाती है। फिर इनकी ट्रेनिंग होती है 1 साल के लिए लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी, उत्तराखंड में, और उसके बाद इन्हें एसडीएम, डीसीपी, डीएम, डायरेक्टर इत्यादि रैंक देकर नियुक्त कर दिया जाता है जहां इनकी जरूरत होती है। नियुक्ति के समय इनकी आयु होती है 21 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष और एकदम जो पावर इनको मिल जाती है छोटी उम्र में वो होती है अनंत। जब इस छोटी उम्र में इतनी पावर एकदम दे दी जाएगी तो नतीजा क्या होगा? नतीजा मैंने अभी जो आरंभ में कहा था, लट सिर में मारो सिर फोड़ दो। हाँ, एक बात बता दूं, इसकी परीक्षा के लिए आपका मात्र ग्रेजुएट होना ही काफी है, किसी भी स्ट्रीम में, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी में भी। आप यदि लेक्चरर, प्रोबेशनर ऑफिसर, असिस्टेंट या कोई सबऑर्डिनेट भी परीक्षा अगर आप देते हैं तो आपको न्यूनतम अंकों की, न्यूनतम डिवीजन की जरूरत होती है, किसी में फर्स्ट डिवीजन तो किसी में सेकंड डिवीजन। परंतु ये जो परीक्षा है आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए, सिविल सर्विस में बैठने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। चाहे आपने बिल्कुल कोने पे 3rd डिवीजन में ही बीए पास क्यों नहीं कर लिया है, बस काफी है। जितने कैंडिडेट बैठे आपका उनमें रैंक ऊपर होना चाहिए। वही पुराना ब्रिटिश राज का चला आ रहा, वही पुराना ढर्रा, वही पुरानी बोतल, वही पुरानी शराब। डिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं, बस आ जाओ। मित्रों, आज देश में 3 रैंक के राजा हैं हमारे देश में, वो है डीएम, सीएम, पीएम। डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। डीएम अपनी जिले में, डिस्ट्रिक्ट में वो पूरा राजा है, उसे पूरी पावर है। सीएम अपनी स्टेट में पूरा राजा है, उसे पूरी पावर है। और पीएम हमारे पूरे भारत का राजा है, उसे पूरी पावर है। पहले रैंक के लिए यानी डीएम वगैरह बनने के लिए, आपको आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएट होना काफी है, परंतु चीफ मिनिस्टर और पीएम बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको तो उस 3rd डिवीजन बीए की भी जरूरत नहीं है। आपको किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता की कोई जरूरत नहीं है। तो मित्रों, अब आपको समझ में आ गया होगा ना, भ्रष्टाचार का फाउंटेन हेड। भ्रष्टाचार हमारे देश में क्यों है? कहां से इस नदी का उद्गम आरंभ होता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग भ्रष्ट होते हैं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा, नहीं कह रहा, कभी नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहा। परंतु मात्र मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कह रहा हूं कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जब बाकी कानून बदल गए, सिस्टम बदल गए, तो ये उपरोक्त सिस्टम को अभी तक क्यों नहीं बदला गया? मित्रों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताएं तथा इस प्रश्न को आगे फॉरवर्ड करें ताकि सरकार का ध्यान कम से कम 75 वर्ष के बाद में, प्लेटिनम ईयर में तो इधर जाए और इस पे कुछ सोचा जाए। धन्यवाद। आज आपस की बात में इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।